आज की क्लास में हम लोग देखते हैं तैमूर लंग को। ये वही तैमूर लंग है जिसने अंतिम तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और भारी मारकाट मचाया। इस खूंखार आक्रमणकारी के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, कहां से पेपर में प्रश्न निकलता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो तैमूर लंग है, इसके भारत पर आक्रमण से संबंधित जो स्रोत है, हमको पता कैसे चला कि इसने भारत पर आक्रमण किया। तो इसके जानकारी के हमें प्रमुख दो स्रोत हैं। एक कौन सी है? पहला है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही जो पुस्तक है, इस पुस्तक को इस नाम से दो विद्वानों ने पुस्तक लिखा। एक तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा और दूसरा जो है शमसे सिराज अफीम ने लिखा। हम इस तारीख फिरोज शाही की जो बात कर रहे हैं, जियाउद्दीन बर्नी वाली नहीं, बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं? शमसे सिराज। शमसे सिराज अफीम द्वारा लिखित पुस्तक जो है तारीख फिरोज शाही, हम उस किताब की बात कर रहे हैं। वैसे ये शमसे सिराज अफीम द्वारा लिखी जो तारीख फिरोज शाही है, ये फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है। लेकिन इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक के बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं, या हम यूं कहें कि तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, उससे संबंधित बातें, उसके भी शासन से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। और इसमें सबसे प्रमुख क्या है कि हमें जानना तैमूर लंग का इतिहास। तो इसमें शमसे सिराज अफीम ने अपनी किताब में तैमूर लंग के आक्रमण की आंखों देखा वर्णन किया है। अब जब इस किताब में आंखों देखा वर्णन है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे अच्छा प्रमाणिक स्रोत हमारे लिए यही है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा क्या है? दूसरी एक पुस्तक है तुजुक ए तैमूरी। अगली किताब कौन सी है जिसके माध्यम से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और भयावह स्थिति पैदा कर दी? तो अगली किताब है तुजुक ए तैमूरी। ये तैमूर लंग की आत्मकथा है। आत्मकथा है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि तैमूर लंग ने स्वयं लिखा है, और कुछ लोग कहते हैं कि तैमूर लंग ने स्वयं नहीं लिखा है, बल्कि किसी ने दूसरा इसको लिख के किताब के रूप में दे दिया। और लेकिन आत्मकथा किसकी है? तैमूर लंग की। कुल कहने का मतलब यह है कि इस आत्मकथा जो तुजुक ए तैमूरी है, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल अब आत्मकथा किसकी है? तो आत्मकथा तैमूर लंग की है। अब जब तैमूर लंग की ये आत्मकथा है, तो उससे संबंधित जो भी विवरण है वो तैमूर लंग से संबंधित है। बस हमें क्या देखना है कि इससे हमें जानकारी प्राप्त करना है। अब हमें जानकारी तो प्राप्त हो गई कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। दो किताबों के माध्यम से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो गई। यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है कि इसका वास्तविक नाम क्या था। जैसे इसके अधिकांशतः जो नाम हमको चर्चित मिले हैं तैमूर लंग या अमीर तैमूर, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? शुजाउद्दीन तैमूर था। लेकिन ये इतिहास में और नामों से चर्चित था। जैसे इसके क्या नाम थे? तिमूर, तेमरलेन, तैमूर लंग, अमीर तैमूर, इन नामों से ये इतिहास में चर्चित था। तैमूर लंग, तेमरलेन, तिमूर या अमीर तैमूर, इसका वास्तविक नाम था शुजाउद्दीन। इसका जन्म 8 अप्रैल 1336 ईस्वी को 8 अप्रैल 1336 ईस्वी को ये होता है ट्रांसएक्शन। ट्रांसएक्शन कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान में है। ये उज्बेकिस्तान के एक स्थान है, कैच नामक स्थान पर हुआ था। कैच नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ। 8 अप्रैल 1336 ईस्वी को ट्रांसएक्शन अर्थात उज्बेकिस्तान में कैच नामक स्थान पर शुजाउद्दीन तैमूर के रूप में एक बच्चे का जन्म होता है। पेपर में पूछता है कभी कभी कि ये कैच जहां पर तैमूर लंग का जन्म हुआ था, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शहर-ए-सब्ज। इसे कहते हैं शहर-ए-सब्ज।
सहरिया शब्द में जन्म लेने वाला बच्चा 8 अप्रैल 1336 ईस्वी को तैमूर था, लेकिन यह प्रारंभ से ही एक योग्य एवं कुशल बुद्धिमान व्यक्ति था। यह छोटी सी जागीर में स्वयं को संतुष्ट नहीं महसूस कर रहा था। सहरिया शब्द में जन्म लेने वाला बच्चा जो अमीर तैमूर था, उसके पिता का क्या नाम था? पिता का अमीर तैमूर, इसके पिता का नाम तुरगाई और इसकी माता का नाम टेकीना खातून। अमीर तैमूर जो था यह तुर्कों के बरसाल नस्ल का था। बरसाल नस्ल, कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा है कि अमीर तैमूर किस नस्ल का था, तो तुर्कों के बरसाल नस्ल का था। ये इसके पिता जो थे तुरगाई, इसके पिता का नाम क्या था? तुरगाई। तुरगाई क्या थे? बरलास के तुर्कों के लोहार थे। बरलास के तुर्कों के लोहार हैं कौन? इसके पिता तुरगाई। ये अमीर तैमूर जो है तुरगाई और टेकना खातून के घर इसका जन्म हुआ था। ये एक छोटी सी जागीर थी, तुरगाई की एक छोटी सी जागीर थी, जहां इस जागीर के ये मालिक थे। अमीर तैमूर गुरकानी राजवंश से संबंध रखता था। ये गुरकानी, इसका राजवंश कौन था? गुरकानी राजवंश से यह संबंध रखता था। इसे तैमूरी राजवंश भी कहते हैं। यहां से ध्यान देने की जरूरत है। गुरकानी राजवंश, तैमूरी राजवंश भी इसको कहते थे। पेपर में पूछता है कि मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, जैसे पेपर में इस तरह से पूछता है कि दे देगा बाबर किस राजवंश से संबंधित था, तो उसमें 3 अन्य ऑप्शन दे देंगे जो उससे संबंधित नहीं होगा, चौथा दे देगा गुरकानी राजवंश। और हम यहां से कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस गुरकानी राजवंश से संबंधित बाबर था नहीं। लेकिन इसी के आने वाली पीढ़ी में समय काफी जब गुजरता है तो इसी गुरकानी राजवंश से संबंध रखने वाला बाबर भी था। उसके भी धमनियों में इस गुरकानी राजवंश के खून प्रवाहित हो रहे थे। इसलिए यह भी सही है कि अगर बाबर से संबंधित पूछे कि बाबर गुरकानी राजवंश का था या नहीं, तो बाबर गुरकानी राजवंश से संबंध रखता था। तैमूर के पिता की मृत्यु 1369 ईस्वी में होती है। 1369 ईस्वी में तैमूर के पिता की मृत्यु हो जाती है। तैमूर के पिता की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद यह समरकंद की गद्दी पर बैठता है, अर्थात अपने पिता की छोटी सी जागीर की गद्दी पर यह बैठता है। कितने? 1369 ईस्वी में। तैमूर एक योग्य, अनुभवी, कुशल राजनीतिक, कुशल सेना नायक, इसमें जितने भी उस समय एक सैनिक, एक शासक के गुण थे, सब इसमें उपलब्ध थे। इसने सोचा कि अगर हम इस छोटी सी जागीर के स्वामी बन के बैठे रहेंगे तो हमारा क्या फायदा? हमें तो एक विश्व विजयी यात्रा पर चलना है, हमको हमारे साम्राज्य का विस्तार करना है। तो इसने सोचा कि अगर हम यहाँ पर अपने को स्वयं को संतुष्ट कर लेंगे, अपने को खुश कर लेंगे, तो हमारे साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता। इसने सोचा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ से ये चलता है अन्य प्रांतों की तरफ। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछता है कि जब तैमूर अन्य प्रांतों पर आक्रमण के उद्देश्य से चला तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था धन लूटना। उसकी प्रमुख इच्छा थी कि हम ज्यादा से ज्यादा धन लूट के लाएं। जब धन लूट के लाएंगे, धन हमारे पास होगा तो हमें शासन सत्ता चलाने में दिक्कत नहीं होगी, शासन सत्ता मजबूत होगी। तो इसलिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि हमें धन लूटना है। इसी उद्देश्य से यह समरकंद से भारत पर आक्रमण करने के लिए चलता है। कब? 8 अप्रैल 1398 ईस्वी को। 1398 ईस्वी में यह समरकंद से भारत पर आक्रमण के लिए चला। उस समय 1398 ईस्वी में तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक गद्दी पर बैठा था और एक कमजोर शासक था। उसकी शासन सत्ता पर उतनी पकड़ नहीं थी, शासन सत्ता मजबूत नहीं थी। उस समय समरकंद से एक योग्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व तैमूर भारत पर आक्रमण के लिए चला। वह झेलम नदी पार करता है। झेलम नदी पार करने के बाद तालमी या तुलंबा, इस पर यह अधिकार कर लेता है। झेलम नदी पार किया, तालमी या तुलंबा नामक स्थान को इसने अपने कब्जे में कर लिया। यहां से पेपर में प्रश्न बनता है कि जब
सबसे पहले तैमूर लंग ने झेलम नदी को पार किया था, तो सबसे पहले किस स्थान को उसने अपने कब्जे में लिया? तो कहीं कहीं पेपर में तालमी देता है और किसी किसी किताब में तुलंबा भी देता है। इस पर इसने अधिकार कर लिया। उसके बाद भटनेर पर इसने आक्रमण कर दिया। भटनेर पर आक्रमण कर दिया। उस समय भटनेर पर दुलचांद का शासन सत्ता थी। दुलचांद उस पर अधिकार करके जो है भटनेर का किला जो था उस पर दुलचांद अपनी शासन सत्ता चला रहा था। जो ही इसने सुना कि तैमूर लंग हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तैमूर ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, ये भागता हुआ उसके पास पहुंचता, कहता महाराज सब कुछ ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए केवल बस। दुलचंद उसके पास स्वयं पहुंचता है और ये जाके कहता है कि हम आत्मसमर्पण करते हैं, आप जो भी कहिए, जो भी करने के लिए कहिए, हम आपके साथ रहेंगे, आपका कहा हुआ करेंगे। इस प्रकार से दुलचंद ने आत्मसमर्पण कर दिया। भटनेर के किले जो किलेदार था दुलचांद, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब इसने अपनी मन मर्जी मुताबिक लूटपाट मचाई। इसने अपने सैनिकों से, अपने जो इसके साथ आने वाले थे सभी से कहा खूब मन मर्जी से लूटपाट करिए। इसके फिर दिमाग में आया कि अब चलिए हम आगे चलते हैं। आ गया समय 11 दिसंबर 1398 ईस्वी। इसने कहा कि चलिए हमें सीधे सीधे दिल्ली पर आक्रमण करना चाहिए। दिल्ली पर उस समय शासन सत्ता किसकी थी? तो उस समय तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक शासन सत्ता चला रहा था। इसने 11 दिसंबर 1398 ईस्वी को फैसला कर लिया कि हमें दिल्ली पर आक्रमण करना है और यह दिल्ली पहुंच जाता है। 18 दिसंबर 1398 ईस्वी को 18 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर एवं शाही सेना के बीच, तैमूर शाही सेना अर्थात सल्तनत की सेना, शाही सेना के बीच भीषण संघर्ष होता है और इस भीषण संघर्ष में शाही सेना पराजित होती है और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का जो वजीर था मल्लू इकबाल, ये मारा जाता है। मल्लू इकबाल इस युद्ध में मारा जाता है। इस तरीके से जो है शाही सेना का पराजय होती है। तैमूर लंग का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है, दिल्ली पर इसकी शासन सत्ता स्थापित हो जाती है। इसने कत्लेआम का आदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली वासियों ने इसका विरोध किया था। किसका? तैमूर का। तैमूर का काफी संघर्षों के बाद जो है इस पर विजय प्राप्त हुई। इसलिए तैमूर लंग ने कहा कि कत्लेआम करो, लूटो लेकिन कत्लेआम भी इनका करो। इस तरीके से 15 दिनों तक इसने कत्लेआम का आदेश दिया। 15 दिनों तक लगातार कत्लेआम चलता रहा। क्यों? क्योंकि इसका विरोध करने वाला कोई था नहीं। शाही सेना पराजित हो गई थी। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक में इतनी क्षमता नहीं थी कि पुनः वो सेना संगठित करके इसके ऊपर आक्रमण करे। तैमूर लंग दिल्ली वासियों से नाराज था, इसलिए उसने 15 दिनों तक कत्लेआम का आदेश दे दिया कि कत्ल करिए। कत्लेआम का आदेश दे दिया। जो भी मिले, छोटा बच्चा बड़ा बुजुर्ग जो भी मिले सबको मार के गिरा दो और जितना भी धन मिले सब लेके यहां से चलिए। अब तैमूर लंग ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया, आसपास के एरिया पर भी अधिकार कर लिया। इसने अपने एक प्रतिनिधि खिज्र खां को सूबेदार नियुक्त कर दिया। कहां का? लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, इन स्थानों का इसे सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसे सूबेदार नियुक्त करके अपना प्रतिनिधि बना दिया। चल भैया तू शासन सत्ता चला सूबेदार का पद पे, लेकिन शासन सत्ता किसके नाम से चलेगी? वो मेरे नाम से चलेगी। अब खिज्र खां सूबेदार के पद पे था। यही खिज्र खां बाद में सैयद वंश की नींव डालता है। सैयद वंश की नींव डालने वाला कौन? यही खिज्र खां, जो सूबेदार के पद पर अभी नियुक्त है। अर्थात अमीर तैमूर लंग का जो प्रतिनिधि है सूबेदार के पद पे भारत में शासन सत्ता चला रहा, वही बाद में चल के सैयद वंश की नींव डालता है। अब भारी मारकाट और लूटपाट के बाद तैमूर सोचता है कि अब हमको वापस चलना चाहिए, हमें शासन सत्ता तो यहाँ चलानी नहीं है, हमने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, इसके माध्यम से जो भी हमारा बनेगा वो हमारे हिस्से का हमें आता रहेगा। तैमूर लंग ने सोचा कि अब यहाँ से वापस चलते हैं। यह 1399 ईस्वी में 1399 ईस्वी में तैमूर लंग ने सोचा कि अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। इसने फैसला कर लिया कि अब हम यहाँ से चलेंगे। ये फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा
और जम्मू होते हुए ये अपने देश समरकंद लौट जाता है, समरकंद वापस चला जाता है। समरकंद पहुंचने के बाद थोड़े समय शासन सत्ता चलाता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 18 फरवरी 1405 ईस्वी को। 18 फरवरी 1405 ईस्वी को तैमूर की मृत्यु हो जाती है। तैमूर लंग ये एक योग्य, साहसी, प्रभावशाली व्यक्तित्व का अंत हो जाता है। कब? 18 फरवरी 1405 ईस्वी को। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि किन वजहों से अमीर तैमूर की जो है मृत्यु हुई थी। खांसी और बुखार से इसकी मृत्यु हुई थी, खांसी और बुखार इसको हो गया था, इस कारण से इसकी मृत्यु हो गई। पीछे एक पेपर था, उसमें पूछा था कि इसकी शासन सत्ता कब से कब तक चलती है, तैमूर लंग की शासन सत्ता कब से कब तक चलती है। तो अब हमें इसमें बताने की जरूरत है कि अब 1369 से गद्दी बैठता है, 1405 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार से इसकी शासन सत्ता 1369 ईस्वी से 1405 ईस्वी तक चली। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।